अगर आप एक पेरेंट है या गार्जियन है या एक स्टूडेंट भी हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स सतर्क हो गए कि हाँ इंजीनियरिंग में नहीं डालना, लेकिन अगर आप बच्चों से पूछो तो वो बच्चों की क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग या उनको उनकी हॉबी तलाशने में इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोई हेल्प नहीं कर रहा जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। What's up people, मेरा नाम है वरुण and welcome to the Indian Educational System Part 2. Well guys, in my previous video I have shared the historical aspect of the Indian educational system. If you guys have not watched it, kindly click here and you can watch that video right here. Well guys, in this video I actually wanted to talk about the current scenario of the education system in India. And I shot a video on that, but thanks to Modi ji, he totally ruined it and I am so happy about it. And now there's a major change in the educational sector of India. So in this video I'm not going to talk about the negatives of the old educational system, which I am a product of. Instead I'm going to talk about the silent features of the new educational policy 2020. अगर आप एक पेरेंट है या गार्जियन है या एक स्टूडेंट भी हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। So let's get on it. अभी तक ये सिर्फ एक बिल है, अभी ये एक एक्ट नहीं बना है, जल्दी ही पार्लियामेंट में पास हो जाएगा और ये एक एक्ट बन के सामने आ जाएगा जिसमें हमें पूरा डिटेल्ड में आइडिया मिलेगा कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, एक स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और एक पेरेंट इससे कैसे अफेक्ट होंगे। अभी के हिसाब से जो मेजर चीज़ें आई हैं सामने, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को जानने की ज़रूरत है, वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हुआ ये था गाइस कि पहली एजुकेशनल पॉलिसी बहुत पुरानी 1986 में बनाई गई थी कांग्रेस के टाइम में। उसके बाद 1992 में एक छोटा सा अपडेट करा गया था इसमें, और हमारी एजुकेशन, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम उसी पे बेस्ड है, चले जा रहा है सब कुछ उसी पे। नाउ बीजेपी ने 2015 से बीजेपी इस पर काम कर रही है और उसने जो इंडिया के ब्रेन्स हैं, जो तगड़े लेवल पे जो बैठे हुए हैं लोग, उन लोगों की उन्होंने हेल्प ली, कमेटी फॉर्म करी। डॉक्टर के रंजन जो इंडिया के फॉर्मर इसरो के हेड भी रहे हैं, उन जैसे उनकी अध्यक्षता में और भी काफ़ी लोगों ने इस पे काम करा है, लोगों के रिकमेंडेशंस मांगे गए हैं, उसको स्टडी करा गया है और तब जाके ये नई पॉलिसी को बनाया गया है। तो समझने के लिए हम पूरी वीडियो को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एक में हम समझेंगे स्कूल लेवल पे क्या क्या चेंजेस हैं, अगर आपका बच्चा स्कूल में है तो आप कैसे अफेक्ट होंगे, और कॉलेज लेवल पे कि अगर आपका बच्चा कॉलेज में है तो वो कैसे इससे अफेक्ट होगा। गवर्नमेंट का जो टारगेट है गाइस इसको इम्प्लीमेंट करने का, वो है 2023 से 2030 तक का। तो ऐसा मत समझना कि कल से आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, परसों से कुछ हो जाएगा। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, अभी पूरी तरीके से अफेक्ट आने में इसमें टाइम लगेगा। नाउ इसमें जो मेजर चीज़ आई है वो क्या आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। बीजेपी शुरुआत से ही इसके थोड़ा अगेंस्ट थी कि ह्यूमन को रिसोर्स नहीं माना जा सकता, एंड उन्होंने बात कही भी थी और ये उन्होंने चेंज कर भी दिया है। सो गाइस अब समझते हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये स्कूल लेवल पे आपको कैसे इफेक्ट करेगी। सो गाइस अभी इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट सिस्टम है, वो है 10+2 सिस्टम, जिसका मैं भी एक प्रोडक्ट हूँ। अब इस सिस्टम में देखो होता क्या है, 10वीं तक आप बच्चों को बेसिक मैथ्स, साइंस और उनको लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते हो, और उसके बाद बच्चे को, जैसे ही बच्चा 11th में आता है, बच्चे को ऑप्शन दिया जाता है कि बेटा तुम्हें हमने ये सब पढ़ाया है, अब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तुम देखो तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है। साइंस में है तो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो नॉन मेड या मेडिकल ले सकते हैं, अगर उनका मैथ्स में ज़्यादा या कॉमर्स में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो वो कॉमर्स ले लेते हैं, और अगर उनको हिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है तो वो ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स लेते हैं। ना प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली ये होता है कि बच्चों को मैक्सिमम को ये कहा जाता है कि यार बेटा तुम नॉन मेड ले लो या फिर मेडिकल ले लो, बेसिकली साइंस ले लो। क्यों? परिवार में बताने में मजा आएगा, परिवार वालों को अच्छा लगेगा और एक रेपो बनती है कि भैया शर्मा जी के लड़के ने नॉन मेड या मेडिकल ले लिया। अगर मान लो वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम है, मैथ ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो तुम कॉमर्स ले लो, कॉमर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर कॉमर्स भी समझ नहीं आ रहा तो तुम्हें भैया आर्ट्स लेनी पड़ेगी, ह्यूमैनिटीज लेनी पड़ेगी। उसमें ये होता है कि बताते हुए जरा शर्म सी आती है कि हमारे लड़के ने ये सब्जेक्ट ले रखा है, जो कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें ह्यूमैनिटीज भी समझ नहीं आ रही फिर तुम क्या करो। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो काफी निकलते हैं जिनको नहीं आ रहा भाई, वो भी समझ, उनका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि रट्टे मार, फॉर्मूला मार, ये सब याद करवाने का ये कॉन्सेप्ट है, तो उसमें वो बच्चे की जो टोटल जो वैल्यू है वो हो जाती है नेक्स्ट टू 0। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब ऐसे में बच्चा क्या करता है, कोई एक सब्जेक्ट ले लेगा, गिर बढ़ के एक एवरेज नंबर से वो बेचारा बच्चा पास होगा, उसकी जो मेंटल ब्लॉकेज रहेगा, जो उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स रहेगी, जो वो फेस करेगा, उसको कोई ध्यान नहीं देगा। उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत कम लोग हैं जो हेल्प करेंगे।
12th किसी तरीके से उसकी पास होगी, उसको एक नॉर्मल सा औंजा पौंजा कॉलेज मिल जाएगा कहीं पे, वहाँ पे वो अपने कॉलेज लाइफ में, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो पढ़ाई में है नहीं, तो कॉलेज लाइफ में भी वो एवरेज रहेगा, ज़्यादा नंबर लाएगा नहीं। उसके बाद कहीं ना कहीं छोटी कंपनी में कहीं से जॉब स्टार्ट करेगा, अगर जॉब मिल गई तो ठीक है, वरना कहीं ना कहीं इधर उधर लग के उसकी लाइफ निकलने वाली। अब ऐसे में कोई बच्चा निकल आया जो थोड़ा रिबल किस्म का निकला और उसने एक बार कोशिश कर ली और पेरेंट्स से बोल दिया कि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है नहीं, मैं म्यूजिक में जाना चाहता हूँ, मैं डांसिंग में जाना चाहता हूँ, किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ, उसने उसमें वर्क करना स्टार्ट करा। सो उसमें भी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन वो खुश जरूर रहेगा, वो मेहनत करने से नहीं डरेगा, उसमें उसका इंटरेस्ट है। और एक बार आपका इंटरेस्ट है, आप उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहोगे तो सूनर और लेटर आपको एक्सीलेंस मिलेगा ही मिलेगा। इसका अगर बहुत अच्छा उदाहरण आप देखें तो महाभारत में मिलता है। बचपन से ही सबको सबके स्किल के हिसाब से गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाई करवाई थी, और पढ़ाते हुए अर्जुन देखो कितना टॉप लेवल टॉप नॉच का आर्चर बना था, और बाकी भीम गदा युद्ध में हुआ था, तो सबको सबके स्किल के हिसाब से पढ़ाया गया था। सो बैक टू द टॉपिक नाउ, इस सिस्टम को पूरा स्क्रैप कर दिया गया है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 10+2 को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह आएगा 5+3+3+4। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या 5+3+3+4। सो जो 5 है, 5 का मतलब है कि प्री स्कूल के 3 साल, जो पहली कक्षा होती है, फर्स्ट क्लास है, उससे पहले 3 साल की उसकी पढ़ाई होगी बच्चे की, और फिर वो आएगा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। तो प्री स्कूल के 3 और क्लास फर्स्ट और सेकंड 2, तो ये हो गया 5। ना +3 का क्या मतलब है? +3 का मतलब है क्लास तीसरी से क्लास 5, यानी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। सिमिलरली अगेन +3 का मतलब है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, और देन अगेन जो +4 आ रहा है उसका मतलब है क्लास 9 से लेके क्लास 12, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। तो अब ये सिस्टम आ जाएगा। अब बहुत से लोगों को डाउट है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, तुमने 10+2 था, इसको तुमने स्क्रैप करके बस एक नाम ही तो चेंज कर दिया, बट ऐसा नहीं है। इसमें मेजर चेंज आए हैं जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा वीडियो। पहले हम समझते हैं +5, जो 5 है उसमें क्या। सो गाइस, इसमें 5 में जिसको फाउंडेशन स्टेज गवर्नमेंट कह रही है, इसमें बच्चों की सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा बच्चों के फाउंडेशन पे। जो भी बच्चा है, इस पूरी पॉलिसी का जो एम है ना, वो बच्चों के स्किल को इंप्रूव करना है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो जब बच्चा जैसे प्री नर्सरी, जैसे LKG या UKG या प्री स्कूलिंग उसकी जो हो रही है, उसमें वो सिर्फ उसको स्पोर्ट्स के थ्रू या नई नई एक्टिविटीज के थ्रू, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू उसकी फाउंडेशन पे जोर दिया जाएगा, उसके एथिक्स पे जोर दिया जाएगा, एथिकल एजुकेशन भी जाएगी। बचपन में हम पढ़ते हैं ना कि बड़ों का आदर करना चाहिए, इस पे थोड़ा वर्क किया जाएगा। मुझे नहीं समझ आता कि बड़ों का आदर करना चाहिए कहाँ से है। मेरा मानना यह है कि आपको बिहेवियर का आदर करना चाहिए, बिहेवियर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई आपसे जस्ट जल्दी पहले पैदा हो गया है तो उसमें मतलब कोई अचीवमेंट नहीं है। जो बड़ा है आप उसके बिहेवियर को देखो, तब आप उसके हमेशा बिहेवियर को रिस्पेक्ट करो। तो ऐसे एथिकल एजुकेशन भी पे भी बच्चों का ध्यान दिया जाएगा, ताकि वो एक उनके एथिकल तौर पे वो ज्यादा सशक्त बन सके। ये बहुत जरूरी है। हम बहुत देखते हैं बच्चों में एक डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है, जिस पर ध्यान नहीं देते पेरेंट्स। उनको लगता है बहुत बेसिक सी चीज है, नल खुला छोड़ के भाग जाएंगे, फ्लावर्स को तोड़ देंगे, या डॉग्स को हार्म पहुंचाएंगे, या एनिमल्स को। तो ये चीजें बच्चों को समझानी पड़ती है ना। सो +5 में जो पहले 3 साल है उसमें बच्चों की फाउंडेशन स्टेज होगी, जिसमें बच्चों की इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। और स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स है, उनको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये कि जैसे ही आपका बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल की फीस पे कैप लगा दिया जाएगा। गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट की रिडार में वो आ जाएगा। अननेसेसरी स्कूल वाले आपसे फीस चार्ज नहीं कर सकते। सो दिस इज +5, जिसमें पहले 3 साल इस पे ध्यान दिया जाएगा। नाउ जब बच्चा फर्स्ट और सेकंड में आएगा, तब उसके बेसिक कोर्स के साथ साथ ध्यान उसके फाउंडेशन स्किल पे ही रहेगा, ताकि उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़े। मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मेरे को याद है कि स्कूल में जब मैं था तो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, आजकल वो भी मैं एजुकेशन लाइन में है, वो मैथ्स पढ़ाती हैं, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया पोस्ट डाला था। उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि हम कब तक बच्चों को ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स बनी हुई है वही देते रहेंगे। हम कब तक बच्चों से यही पूछते रहेंगे कि तुम्हारे पास 40 पेंसिल हैं, एक बॉक्स में 10 पेंसिल आ सकती हैं, बताओ कितने बॉक्स लगेंगे। ये कब तक बच्चे करते रहेंगे। इससे बढ़िया हमको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को नहीं देते। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, तो जो स्किल लेबर थी उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, तो क्यों ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बनाई जाए कि इतने स्किल लेबर है और इतने स्टॉप्स आएंगे, ये ट्रेन की फ्रीक्वेंसीज रहेगी, तो किस हिसाब से मजदूरों को, कितने स्किल लेबर को एक ट्रेन में भेजा जाए, ताकि एक प्रोपोर्शन बना रहे। सो ये रियल लाइफ जो स्किल्स है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बने, रियल प्रॉब्लम्स उनको दी जाए। सो इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट विच इज +3 यानी कि क्लास 3, 4, 5। इसमें भी बहुत जबरदस्त और बहुत मेजर रिफॉर्म्स लाए हैं। पहला सबसे बड़ा जो बहुत बढ़िया रिफॉर्म है,
जिसको मैं बहुत ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंग्लिश पे जो कंपल्शन है कि इंग्लिश मीडियम आपका जैसा होता है ना कि आप इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करा जाएगा। इंग्लिश पे ही सिखाना, ये टॉपिक इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, इस पे कंपल्शन हटाई जाएगी और ये बहुत बढ़िया रिफॉर्म है। देखो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट वो हिंदी में समझ रहा है या इंग्लिश में समझ रहा है, क्या ये रियली मैटर करता है? एक लैंग्वेज का बेसिक पर्पस क्या है? कम्युनिकेट करना। अगर मैं आपको ये कर रहा हूं तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया कि मैं आपको पास बुला रहा हूं। सो एक लैंग्वेज का बेसिक पर्पस है कम्युनिकेशन, और अगर वो कम्युनिकेशन हिंदी में हो रही है या रीजनल लैंग्वेज में हो रही है, इसमें कोई मातृभाषा, इसमें मैं पढ़ रहा था कि लोग इसमें बात कर रहे हैं कि बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं। मेन आपकी रीजनल लैंग्वेज है, साउथ की रीजनल जो लैंग्वेज होगी बच्चों को उसमें करवाया जाएगा। क्या इंग्लिश को हटा दिया? नहीं हटाया, ऑप्शनल बना दिया। पहले मैंडेटरी था, वो ऑप्शनल हो गया है। सो इसमें ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है कि आगे जाके बच्चों के कॉन्सेप्ट में वीक हो गया। अगर आपको इंग्लिश में समझ आता है इंग्लिश में पढ़ो, लेकिन अगर एक बच्चे को उसकी रीजनल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो रीजनल में ही पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये एक मेजर रिफॉर्म है जो मुझे लगा है, जो गवर्नमेंट लेके आई है इसमें। सेकंड, बच्चों के कोर्स में वही बेसिक मैथ्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, यही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अभी सिलेबस को लेके इतनी क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है सिलेबस में भी चेंज हो। आई जस्ट होप कि सिलेबस में भी चेंज होगा। देन रोट लर्निंग, बार बार ये बात कही गई है कि रोट लर्निंग से ज्यादा नॉलेज पे ध्यान दिया जाएगा। रट्टाफिकेशन, के कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, आपको फील उस कॉन्सेप्ट की पता चली है या नहीं, इस पे ध्यान दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ कि आपको फॉर्मूला या डेफिनेशन रटवाना। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है, वो है रिपोर्ट कार्ड। अब कभी भी आप फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, तो आप बंदे की प्रोफाइल देखते हो कि ये इसकी फोटो है, अच्छा ये यहाँ से पास आउट है, अच्छा ये आजकल ये कर रहा है, इसकी लाइफ ये है। किसी भी पर्सन की लाइफ का एंट्री पॉइंट है उसकी फेसबुक या इंस्टा या जिस पे भी हुआ है उसकी प्रोफाइल। आपको बंदे के बारे में पता चलता है, उसकी साइकोलॉजी। सेम वही रिपोर्ट कार्ड्स में गवर्नमेंट करने जा रही है। रिपोर्ट कार्ड्स में टीचर इवैल्यूएट बच्चों को करते भी रहे हैं और वो इसमें भी करेंगे, लेकिन साथ के साथ अब बच्चा खुद को भी इवैल्यूएट करेगा। बच्चा उसमें रिपोर्ट कार्ड में बता सकता है कि मुझे मेरी वीकनेस मुझे ये लगी, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो ये है, मैं इसमें और अच्छा कर सकता था, या अपनी जो उसकी इवैल्यूएशन है वो खुद रख सकता है। साथ के साथ जो बाकी उसके फ्रेंड्स हैं क्लास के, वो भी एक दूसरे को इवैल्यूएट करेंगे, ताकि एक थिन लाइन ड्रॉ कर दी जाए कि अच्छा इसकी इवैल्यूएशन यहाँ सही है। टीचर को लग रहा है इसमें वीक है, लेकिन बच्चा को भी तो लगेगा ना कि कहाँ पर उसकी गलती हो सकती है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। बेसिकली आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपकी प्रोफाइल बन जाएगी एक तरीके से। ऐसा नहीं होने वाला कि आप स्कूल में चले गए। अब जैसे मैं स्कूल पास आउट कर गया, मेरे 4th में कितने नंबर आए थे, 7th में कितने नंबर आए थे, मेरे रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा गया, क्या किसी को फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा आपके 10वीं और 12वीं के नंबर हैं जो मैटर करते हैं। तो इतना ज्यादा बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, 9th में 8th में इतना स्ट्रेस लेते हैं। 7th क्लास के बच्चे को IITs की कोचिंग में भेज रहे हैं आजकल पेरेंट्स। मुझे नहीं समझ आता कि इसकी जरूरत क्या है। उसका आप एक बच्चे को बहुत ध्यान से आपको बड़ा करना है, उसके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। आप बचपन से फाउंडेशन के नाम पे उसे किस सिस्टम में डाल रहे हो, कितना चीजें मिस कर रहा है बच्चा। पढ़ तो जाएगा लेकिन वहां पे रट्टा तो वो लगवा देंगे, लेकिन उसका नुकसान किस लेवल पे हो जाएगा ये चीजें पेरेंट्स नहीं देख रहे। सो ये एक नया है रिपोर्ट कार्ड का जो नई चीजें में डाली है। साथ के साथ साथ नेशनल बुक पॉलिसी बनाई जाएगी। ये भी बहुत बढ़िया रिफॉर्म है। नेशनल बुक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि डिजिटल बुक्स और जो आपकी पेपर बैक जो बुक्स होती है वो बच्चों को दी जाए, ताकि बच्चों को रीडिंग की हैबिट लगे ना। ये बहुत जरूरी है गाइस। मेरे को बहुत लेट एहसास हुआ रीडिंग की हैबिट कितनी जरूरी है गाइस। बुक्स जो है वो एक निचोड़ है एक्सपीरियंस का, सामने वाले किसी भी पर्सन का। तो अगर कोई बंदा एक बुक लिख रहा है तो उसने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। अगर आपको बुक रीडिंग की आदत पड़ गई बचपन से ही, सोचो आप अभी आए हो थर्ड क्लास में, आपको बुक रीडिंग की आदत पड़ रही है, तो 12वीं तक आप कितने टाइप्स की और कितनी सारी बुक्स पढ़ लोगे। जब 12th में आप निकलोगे ना तो पीक पे होगा आपकी नॉलेज, आपकी अवेयरनेस का लेवल। ये बहुत बढ़िया पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट +3 जिसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 आती है, इसमें भी बहुत जबरदस्त रिफॉर्म लाए गए। पहला रिफॉर्म जो मुझे बहुत पसंद आया वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग। अब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इंडिया में भी क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने 10वीं पास करी और 11वीं 12वीं मान लो आप फेल हो गए, आपको पसंद नहीं आ रहा, या आप 12th पास करी और 12th के बाद आपका कुछ इंडस्ट्रियल लेवल का एक्सपीरियंस लेने का मन है, या आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी होना है, तो आप ITI में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन उसमें भी काफी रिफॉर्म्स की जरूरत है। मेरे को लगता है कि कुछ चीजें हैं जो और ठीक हो सकती है। आई होप इनमें इस पॉलिसी में उसके बारे में भी होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अब स्कूल में भी वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाएगी।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बच्चा 6, 7 और 8 में आएगा, बचपन से उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती जा रही है, उसका इंटरेस्ट फाइंड करने में हेल्प करा जा रहा है, और जैसे वो 6th में आएगा, अब बच्चे को कहा जाएगा कि भाई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हें 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी टेंटेटिव पीरियड डिसाइड होगा, तुम्हें जाके उसकी अपने स्किल की ट्रेनिंग लेनी है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको समझ आ रहा है कि उसको गार्डनिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उसको एक माली के पास जाना पड़ेगा गार्डनिंग सीखने, प्लांट्स के बारे में नॉलेज लेने, खेती कैसे होती है। खेती चलो वो किसान वो अलग लेवल हो जाएगा, लेकिन समझ रहे हो कि सॉइल के बारे में, और ये सारी उसको प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करना पड़ेगा। किसी को मान लो शू डिजाइनिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको शूज बनाने में या शूज के बारे में हुआ है, तो एक्चुअली में जो भी मूची होगा वो वहां जाएगा, वो काम सीखेगा उसके अंदर। ये जो सोच है कि अरे मूची का काम करेगा, अरे लकड़ी का काम करेगा, ये चीज को खत्म करा जा रहा है। चाइना और इंडिया में जो बहुत एक बेसिक फर्क है वो ये है स्किल्ड का। हमारी लेबर स्किल्ड लेबर नहीं है, जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो स्किल्ड नहीं है, इसलिए जॉब्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए बचपन से ही गवर्नमेंट ध्यान देगी कि बच्चा जब 12th पास हो, ये मैंडेटरी है, ये लिखा भी है इन्होंने कि जब 12th बच्चा पास करेगा तो उसको एक स्किल्ड में महारत हासिल करनी पड़ेगी, ताकि आगे जाके अगर उसके पास जॉब नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, तो वो अपना काम स्टार्ट कर सके, जो कि बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग वाला रिफॉर्म है जो 6th क्लास से स्टार्ट होगा, और साथ के साथ 6th क्लास में कंप्यूटर कोडिंग या एंड्रॉइड डेवलपमेंट, इस पे बहुत जोर दिया जाएगा, इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अभी देखो अभी क्या कॉन्सेप्ट है, अभी बच्चों को पीसी के बारे में बताया जाता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन रटवा रहे हैं। शुरुआत में कंप्यूटर क्या आया, कैसा था पहले, फिर वो क्या चेंजेस आते गए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ये सारी चीजें बताई जा रही है। इससे आपकी क्या हेल्प होगी, इससे क्या पता चला? मैं 2 मिनट में गूगल करके पता कर लूंगा, मैं तो अफेक्ट नहीं हो रहा ना। लेकिन अगर मेरे को 6th क्लास से कोडिंग सिखाई जा रही है, और सोचो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 और 3, 7 साल में अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो जब मैं 12th में निकलूंगा तो मैं खतरनाक किस्म का कोडर बन सकता हूँ। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस हो जाएगा। 6th में कोडिंग सिखाई जाएगी, गवर्नमेंट चाह रही है कि बच्चे 6th से कोडिंग सीखे, और अगर बच्चों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है, वो सीखते हैं, तो 7th 8 तक आते आते वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। जैसे बाहर की कंट्रीज में हो रहा है, स्किल्ड लेबर है, बच्चे करते हैं ऐसा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। आज के डेट में अगर आपको ये सब सीखना है तो स्पेशल इंस्टीट्यूट बने जहाँ आप जाके सीख सकते हो। तो ये स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो 6, 7, 8 में लाए जा रहे हैं। और एथिक्स की मैंने बात बताई, एथिक्स भी को भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा, बच्चों की एथिकल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब बात करते हैं +4, जिसको में क्लास 9, 10, 11 और 12 आती है। इसमें बहुत जबरदस्त और एक जो मेजर रिफॉर्म आया वो ये आया है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम्स कर दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम्स मतलब मैंने नॉन मेड लिया, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो टेक्निकली अभी के सिस्टम के हिसाब से मैं वो नहीं पढ़ सकता, मेरे को उसमें कोई नंबर नहीं देंगे, लेकिन अगर ये नया सिस्टम जो आ रहा है इसके हिसाब से मैं चूज कर सकता हूँ कि यार मैं फिजिक्स के साथ साथ ये भी पढ़ना चाहता हूँ। मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मेरा डांस में इंटरेस्ट है, तो मैं फिजिक्स के साथ साथ डांसिंग या म्यूजिक के जो भी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर अभी माना जाता है, ये मेजर तब सब्जेक्ट्स बन जाएंगे और मैं इनको भी सीख सकता हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई ही करना। और इसके साथ साथ जो इसमें अफेक्ट हो रहा है, एक और जो चेंज है वो ये है कि जैसे स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, जितने भी ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर लाया जाता है, ये एट पार माने जाएंगे मेन सब्जेक्ट्स के। यानी एक बच्चा है जो मान लो 9th में आया है और सपोज करो 11th 12 तक आते आते उसको रियलाइज होता है यार मेरा तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, अब वो म्यूजिक की क्लासेस में जा रहा है। लेकिन म्यूजिक की क्लासेस में हो क्या रहा है, टीचर भी उसको पता नहीं जाने दे रहे हैं या नहीं, या जा भी रहे हैं तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जो वो मार रहा है, क्योंकि उसके मेन सब्जेक्ट तो पीसीएम यही चल रहे हैं ना। लेकिन अब ये सब्जेक्ट को एट पार माना जाएगा फिजिक्स की, यानी अगर म्यूजिक में भी अगर मैं 100 नंबर ला रहा हूँ तो वो इक्वलेंट हो जाएंगे फिजिक्स के नंबर के। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें ये नहीं करना पड़ेगा, बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, एक्चुअली में एक सब्जेक्ट ये माना जाएगा ना। इसमें क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं है जो मुझे फील हो रहा है अभी तक, क्योंकि ये अभी समझने में जो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होंगे ये कैसे होंगे, स्कूल डिसाइड करेगा या एक स्कूल पैकेज बना देगा या क्या रहेगा, ये इसमें थोड़ी अभी क्लैरिटी बाकी है। तो ये अभी आगे देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। थर्ड, जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसका कॉम्बिनेशन बन के बच्चों के एग्जाम लिए जाएंगे। बच्चों की रट्टाफिकेशन से ज्यादा बच्चों के कॉन्सेप्ट चेक होंगे। तो जो अभी जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है ये बदल जाएगा आगे आने वाले टाइम में, ये पॉलिसी के मुताबिक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी बच्चों से पूछे जाएंगे और मल्टीपल लेवल पे थोड़ा बोर्ड्स होगा। बोर्ड्स का एक हवा बना हुआ है ना कि बोर्ड्स होते हैं 10वीं में और 12वीं में, इस बोर्ड्स के हवा से भी काफी हद तक हमें निजात मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, लेकिन मल्टीपल लेवल पे हुआ करेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड को सेम कर दिया जाएगा।
बिहार में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है वो सेम पढ़ाई राजस्थान में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी वही पढ़ेगा। ऐसा नहीं बिहार वाले को, जैसे होता है ना कौन से बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड, तुम्हारा कौन सा दूसरा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ये सब तो के बोर्ड्स में जरा ये होता है कि इस वाले बोर्ड वाले की ये बुक चल रही है, इसमें ये पढ़ाया जा रहा है, या इस वाले में फिजिक्स में ये चीज़ नहीं है, पुराने वाले बोर्ड में फिजिक्स में ये एक्स्ट्रा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सबकी पढ़ाई का लेवल सेम हो जाएगा, सबको सेम पढ़ाई करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो है NMM, यानी कि नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग। इसको लागू करा जाएगा। मेंटरिंग का मतलब क्या? मेंटरिंग का मतलब ये है कि बच्चों की मेंटरिंग पे ध्यान दिया जाएगा, बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों को मेंटर करने के लिए जो ऑलरेडी धुरंधर है अपनी फील्ड में। अगर कोई इंजीनियर है वो धुरंधर है अपनी फील्ड में, या कोई ह्यूमैनिटीज़ में है, या कोई लॉयर है जो धुरंधर अपनी फील्ड में, वो आके बच्चों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको मेंटर करेंगे, क्योंकि इसका बहुत फर्क पड़ता है। एक बच्चा जिसका इंटरेस्ट, मान एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में है और वो आगे जाकर फिजिक्स का प्रोफेसर बनना चाह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता प्रोफेसर बनने के लिए उसको किस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा। क्या उसको सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी या अपने बोलने की स्किल ये भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज होना और नॉलेज ट्रांसफर करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। ये कब वो सीखेगा? धीरे धीरे 12वीं पास करेगा, फिर वो अपना जो आगे कोर्सेज है वो करेगा, फिर एंड में जब वो कभी पढ़ाना स्टार्ट करेगा कि अगर उसको मौका मिला तो तब जाके वो सीखेगा अरे मुझे इस पर भी ध्यान देना है। इमेजिन अगर यही उसका एक मेंटर हो, उसके गोल को पॉलिश कर दे, बचपन से ही बताए कि बेटा इस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा, तो उसको कितनी हेल्प मिलेगी। मेंटरिंग का बहुत फर्क पड़ता है। मैक्सिमम लोग आज की डेट में मेंटरिंग के लिए कौन बैठा है? अगर आपका कोई बड़ा भाई है या कोई दोस्त तो भूल जाओ, अगर कोई बड़ा भाई है तो वही है जो थोड़ा बहुत बता सकता है, या पेरेंट्स थोड़ा बहुत हेल्प कर दे। बाकी स्कूल लेवल पे टीचर्स जो मेंटरिंग करते हैं वो यही कहते हैं कि बेटा ये तो साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, इसके अलावा और कुछ खास मेंटरिंग लेवल पे बच्चों की कुछ हो नहीं रहा है। अब बात करते हैं गाइस कॉलेज लेवल की। कॉलेज लेवल पे भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया रिफॉर्म्स इस पॉलिसी में आने वाले हैं। सो इसमें पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट? सपोज करो स्कूलिंग के बाद कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है, तो इंजीनियरिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर है इस देश में कि मैक्सिमम एग्जाम्पल भी इंजीनियरिंग के निकल रहे हैं। सो मान लो कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, वो पहले साल में आया, पहले साल उसने इंजीनियरिंग करी और पहले साल के बाद उसको लगा कि यार मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मैं तो लॉ करता हूँ या मैं कोई और कोर्स करता हूँ। तो अभी की पॉलिसी के मुताबिक क्या होता है, अगर कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग से हटेगा, वो कॉलेज छोड़ता है और वो लॉ करने जाता है, कोई और एजुकेशन लेता है, तो उसका एक साल खराब हो गया ना। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर वो एक साल के लिए पढ़ता है तो उसको एक बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो खाली नहीं रहेगा, उसकी भी एक से होगी, वो भी वैलिड होगा अदर इंस्टीट्यूट्स में। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मान लो वैसे ही 2 साल के बाद बच्चे को रियलाइज होता है कि उसको इंजीनियरिंग नहीं करनी, उसको कुछ और करना है, तो उसको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसकी ऑब्वियसली एक वैल्यू रहेगी। ऑब्वियसली उसका 2 साल उसने करा है तो वो खाली क्यों जाएगा, उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। वैसे ही शुरुआत में और इनफैक्ट बीच में भी बच्चों से पूछा जाएगा कि उनका बेसिक एम क्या है, क्या वो पढ़ाई जॉब के लिए कर रहे हैं। अगर वो जॉब के लिए कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उनको ये पार दी जाएगी कि वो 3 साल में बच्चों को डिग्री, बीटेक की डिग्री दे दें और उसके बाद बच्चा चाहे तो अपनी जॉब के लिए परस्यू कर सकता है। और अगर बच्चे का जॉब एम नहीं है, वो चाहता है रिसर्च वर्क में जाना, तो वो 4 साल की डिग्री करेगा जिसमें आखिरी साल उसका रिसर्च वर्क होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया है, ताकि बच्चों को इसमें वो डर खत्म हो जाएगा, जो बच्चों को यूजुअली डर लगता है कि मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, 2 साल वेस्ट हो जाएगा, तो उससे निजात मिलेगी। सेकेंड चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आया है वो है एक एकेडमिक क्रेडिट जो बच्चों को दिया जाएगा, डिजी लॉकर एक तरीके से। अब देखो होगा क्या, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग करते हुए मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि अभी की पॉलिसी के मुताबिक कि मैं जाना छोड़ दूंगा अपने इंस्टीट्यूट या अपने कॉलेज, और मेरी अटेंडेंस लो हो जाएगी, मेरा नाम कट जाएगा। अगर मैं दोबारा से इंजीनियरिंग करने जाऊँ तो मुझे वापस पहले साल से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। इस नई पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग में या कोई भी स्ट्रीम में है, कोई भी कोर्स कर रहा है और उसे किसी कारणवश अपना वो कोर्स बीच में छोड़ना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट उसको एक टाइम गैप देगी। वो ऐसा नहीं होगा कि वो 25-30 साल बाद आए, एक टाइम गैप देगी कुछ सालों का। उस साल के अंदर अगर वो बच्चा वापस आ जाता है तो वो वापस जहाँ से उसने छोड़ा है वो वहीं से अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकता है, उसको शुरुआत से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो कि बहुत बढ़िया स्टेप है। मैंने खुद ये नोटिस करा है पढ़ाते वक्त, ऐसे बच्चे मेरे को मिले हैं जिनकी फाइनेंशियल हालत इतनी बढ़िया नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसमें टीचर्स भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते, जितना हो सकता है वो अपने लेवल पे हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसे में काफ़ी बच्चे हैं जिनको छोड़नी पड़ती है, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया स्टेप है। नाउ थर्ड पॉइंट जो इसमें लेके आए, जो इसमें आने वाला है वो ये है,
नाउ थर्ड पॉइंट, जो एक मेजर पॉइंट है, वो ये है कि जितने भी एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, जैसे कि AICTE है, UGC है, इन सब को मर्ज कर दिया जाएगा और इसका एक बोर्ड बना दिया जाएगा, एक्सेप्ट लॉ और मेडिकल कॉलेजेस के अलावा, क्योंकि उनका पढ़ाई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है कि अलग अलग हिसाब नहीं रहेगा कि ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम यूनिवर्सिटी, सब का एक ही बोर्ड बन जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट लेके आई है, वो लेके आई है इसमें कि कॉलेज को भी ग्रेडिंग सिस्टम में दे दिया जाएगा। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है। इंजीनियरिंग, वापस इंजीनियरिंग का वो, जैसे इंजीनियरिंग का आप देखो, इंजीनियरिंग की क्वालिटी क्यों डाउन हुई, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक से थोक में खुले हैं कॉलेज। एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, खेतों की ज़मीन, उसमें एक बिल्डिंग खड़ी कर दो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के नाम पे उसमें क्या 3-4 मोटर, एक ट्रांसफार्मर खड़ा कर दो, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे बच्चों को कोई कुछ आइडिया होता नहीं इसमें, और शुरुआत में कॉलेज में हवाबाजी में रहते हैं, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता कंपेरेटिवली एक मेडिकल कॉलेज के खोलने, मेडिकल कॉलेज के अगर आप कंपैरिजन में करो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आपको लिटरली एक अस्पताल ही खोलना पड़ जाता है। इसलिए मेडिकल की क्वालिटी फिर भी उतनी ख़राब नहीं गई है जितना इंजीनियरिंग की गई है। तो इस पे गवर्नमेंट की कैप आ जाएगी। गवर्नमेंट इसमें कॉलेज को ग्रेड सिस्टम में बांध देगी, A+A और B। A+ का मतलब इनकी ऑटोनॉमी हाई होगी, मतलब टॉप लेवल पे होंगे, ये खुद डिसीजन ले सकेंगे कि ये बच्चों को क्या 3 साल के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट देना चाहते हैं कंपनीज में या नहीं। सो ये बेसिकली हाई स्टैंडर्ड समझ लो। तो अगर आपको कोई कॉलेज चूज करना होगा तो आप ये ग्रेड सिस्टम देख के कॉलेज चूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो ग्रेड आता है वो है सिंपल A वाला, जिन कॉलेज को A ग्रेड मिलेगा उनको मोटिवेट करा जाएगा कि आप A+ में आइए। वैसे ही ऐसे ग्रेड होगा B वालों को भी मोटिवेट करा जाएगा कि आप पहले A और फिर A+ में जाइए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो B ग्रेड वाले कॉलेज होंगे उनको 0 to 15 ईयर्स के अंदर अगर वो अपना एक ग्रेड चेंज नहीं कर पाते हैं तो उनका एक तरीके से उनको फेज आउट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। कम से कम ये जो थोक के आधार पे जो कॉलेजेस खुले हुए हैं ये बंद हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टेप है। नेक्स्ट पॉइंट जो कॉलेज लेवल पे लाया है वो लाया है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को ऐड करा जाएगा। इसका मतलब जैसे मैंने स्कूल लेवल पे बताया था कि अगर किसी का इंटरेस्ट फिजिक्स पढ़ने में है और वो साथ के साथ म्यूजिक भी पढ़ना चाहता है तो वो कॉलेज में ये कर सकता है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। देन नेक्स्ट पॉइंट, NRF का गठन होगा। NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो यूएस में क्या होता है गाइस, स्टेट्स में वहाँ पर नेशनल साइंस फाउंडेशन है, तो वो क्या करती है, वो जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड करती है। ऐसे ही इंडिया ने बिल्कुल उन्हीं के बेस पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है जो कि ना सिर्फ साइंस के बल्कि सोशल साइंस या फाइनेंसिंग के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको फंड करा करेगी। तो ये बहुत बढ़िया है। रिसर्च वर्क में हम काफ़ी पीछे हैं, तो इसमें रिसर्च वर्क को बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करा जाएगा। जो स्टूडेंट्स बाहर हैं वो इंडिया में आके पढ़ सकेंगे, वही चीज़ें उनको इंडिया में आके पढ़ाई जाएंगी। सो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा इंडिया के कल्चरल और इकोनॉमी के लिए। ऑब्वियसली जब बाहर से बच्चे आएंगे, उनके हो सकता है फैमिलीज़ भी आएँ, तो इससे काफ़ी देश हैं बाहर, यूरोप के भी काफ़ी देश हैं और US भी है। US ले लो, यूरोप के देश ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, ये मैक्सिमम इन बच्चों के स्टूडेंट्स पे काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इंडिया को भी एक बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी पे। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या इसमें आने वाला, वो आ रहा है NETF यानी कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ये बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं एक X कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है या मुझे पता चला कि Z कॉलेज जो है एक, उसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा अच्छी पढ़ाई जा रही है, तो एक पोर्टल बना दिया जाएगा जिसमें बैठ के मैं उनके कोर्सेज भी पढ़ सकूँगा। कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ है कि अभी का एजुकेशनल सिस्टम ऑनलाइन बेस्ड नहीं है और इसमें वाकई चेंज की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कोर्सेज को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा और यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्सेज बनाएगी जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसमें और भी क्लैरिटी की ज़रूरत है जो आगे जाके जब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन से कुछ टाइम पहले जब ये एक एक्ट बन जाएगा तो इसको बहुत अच्छे से गवर्नमेंट और अच्छे से बता पाएगी। इसमें अभी भी कुछ खामियां हैं जो मुझे लगा है होनी चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स पे भी एक कैप होनी चाहिए कि जो टीचर्स हैं, कि ऐसा नहीं कि आपने एक एग्ज़ाम निकाल दिया और फिर आप आ गए और आप पढ़ा रहे हो। नॉलेज होने में और उस नॉलेज को पास करने में बहुत फ़र्क है। ये एक स्किल है जो हर एक के पास नहीं होता। कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है कि लेकिन क्या वो चीज़ समझा पा रहे हैं, क्या वो स्किल ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, ये अगर आपको नहीं आता तो मेरे हिसाब से आप टीचर नहीं बन सकते। आपका एजुकेशन लाइन में उतना लेवल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉलेज ट्रांसफ़र करना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि टीचर्स पे ऐसा कुछ गवर्नमेंट करेगी या नहीं।
बट आई होप ऐसा कोई नया रिफॉर्म इसमें गवर्नमेंट लाए, टीचर्स पे भी उनके भी टेस्ट या कोई उनका स्किल धीरे धीरे चेक हो और ये सारी चीज़ें देखी जाएं. सो ये है मोटा मोटा जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है इंडिया की. ये एक मेजर रिफॉर्म है. वेल पेपर पे तो ये पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त लग रही है गाइस. ऑन पेपर इट्स कमेंडेबल, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसी रहेगी इसके लिए वी हैव टू वेट एंड वॉच. बाय.